ठीक है। तो परिवहन में हमने सड़क थल परिवहन पूरा पढ़ लिया, जिसमें सड़क परिवहन और रेल परिवहन। अब चर्चा करेंगे किसकी, वायु परिवहन। ठीक है, तो देखो वायु परिवहन के बारे में जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो कैसे आते हैं। एक तो पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, एक तो ऐसा प्रश्न आता है। दूसरा इसकी ऐतिहासिकता को लेकर प्रश्न आ जाते हैं, और किसी भी हवाई अड्डे से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी जानकारी है जो विशेष है तो उस विशेष जानकारी को लेकर प्रश्न आ जाते हैं कि भाई ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है, निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो कुछ विशेष बातें इस तरीके की पेपर में प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं किसकी, वायु परिवहन की। तो देखो परिवहन में हमने जितने भी साधन अब तक देखे हैं उन साधनों में वायु परिवहन कैसा है, एक नवीनतम साधन है। कैसा, नवीनतम। ठीक है, नवीनतम क्या है, ये परिवहन का संसाधन है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, ये सबसे ज्यादा क्या है, महंगा है, महंगा संसाधन भी है ये। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तीव्रतम संसाधन भी है। तीव्रतम का मतलब समझते हो, अगर तुम्हें हाल पहुंचा देगा छुट्टी में तो नहीं, लेकिन रेल से चल ली, बस से चल ली, ठीक है, तो ये जहाज से चल ली, तो ये तीव्रतम क्या है, संसाधन है, वायु परिवहन। ठीक है, तो जैसे हमने ऐतिहासिकता देखी थी किसकी, रेल की और सड़क के बारे में, तो वो अगर हम यहाँ देखें तो पूरे यातायात का वायु परिवहन के द्वारा लगभग 6 से लेके 7% क्या करवाया जाता है, कवर कराया जाता है। कितना, 6 से 7% कुल यातायात का, कुल यातायात का 6 से 7% इसके द्वारा क्या करवाया जाता है, संपादित करवाया जाता है। किसके द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि वायु परिवहन की ऐतिहासिकता की तरफ देखें कि वायु परिवहन की शुरुआत किस तरीके से हुई। ठीक है, देखो सबकी जड़ें ऐतिहासिकता की तरफ अगर देखें कि शुरुआत भारत में कैसे हुई, तो कोशिश करेंगे कि अपन साथ में मध्य प्रदेश को भी लेके चले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे रेलवे के बारे में हमने पढ़ा था कि उस समय भारत का जो कौन था, गवर्नर जनरल था, वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। फिर 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को कहा जाने लगता है क्या, वायसराय। तो इस समय वायसराय था कौन, वायसराय। तो वायसराय कौन था, तो वायसराय 1900 किसने 6 से लेके 1916 तक, 1906 से लेके 1916 तक एक वायसराय था जिसका नाम क्या था, हॉर्डिंग। तो वायसराय था कौन, लॉर्ड हॉर्डिंग। तो डलहौजी के समय में रेलवे और हॉर्डिंग के समय में वायु सेवाएं क्या की गई, भारत में शुरू की गई। तो अगर देखें वायु सेवा की शुरुआत, तो देखो सबसे पहले जो वायु सेवा की शुरुआत भारत में की गई वो कब की गई, 1911 में। और 1911 में जो वायु सेवा की शुरुआत की गई वो एक प्रकार की वाणिज्यिक क्या थी, उड़ान थी। कैसी, वाणिज्यिक, यानी जो वायुयान सेवा थी वो वायुयान सेवा कैसी थी, वाणिज्यिक थी। वाणिज्यिक का मतलब ये कि इस उड़ान के माध्यम से क्या किया गया था, तो इस उड़ान के माध्यम से क्या पहुंचाया गया था, तो यहां से जो पोस्ट के मुख्यालय से जो होती है ना, पोस्ट डाक, तो इसके माध्यम से सबसे पहले क्या कौन सी सेवा थी, ये डाक सेवा। तो ये वाणिज्यिक उड़ान थी जो डाक सेवा के लिए उड़ी थी, और लगभग 6500 इसमें क्या थी, डाकें थी। ठीक है, 6500 डाक इस उड़ान में शामिल थी। और ये जो उड़ान थी वो यूपी में, यानी अगर राज्य की बात करें तो मध्य जो पूरे भारत का पहला राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश, जिसमें ये सेवा शुरू की गई थी। और ये शुरू की गई थी कहां से कहां तक, इलाहाबाद से नैनी के बीच, इलाहाबाद से नैनी के बीच। ये नैनीताल उत्तराखंड वाला नहीं है, ये यूपी का ही है नैनी। ठीक है, और यहाँ की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 6 मील।
कितनी है 6 मील। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो पहली वायु सेवा है वो 1912 में शुरू की गई, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में शुरू की गई। 6 मील इसकी बीच की दूरी थी। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी तक ये उड़ान थी और ये एक प्रकार की वाणिज्यिक क्या थी, उड़ान थी। कैसी उड़ान थी, वाणिज्यिक। पंखा बंद कर सकते हैं क्या? ठीक, तो कैसी उड़ान थी ये, वाणिज्यिक उड़ान थी। अब एक बात और याद रखना है, ये जो 1911 की उड़ान थी, ये 1911 की उड़ान भारत की तो पहली कैसी वायु उड़ान थी, लेकिन पूरे विश्व की पहली क्या थी, डाक सेवा से संबंधित उड़ान थी। मतलब डाक सेवा पूरे विश्व में पहली बार वायुयान के माध्यम से भारत में क्या की गई, शुरू की गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वायु सेवा भारत की जो पहली उड़ान थी, वायु सेवा जो थी पहली, वो 1911 में थी, लेकिन डाक सेवा भी पूरे विश्व की पहली वायुयान के माध्यम से 1911 में भारत में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत की पहली वायु संबंधी उड़ान थी और पूरे विश्व की पहली डाक सेवा संबंधी उड़ान थी। ठीक है, अब देखो जरा, अब हम इसकी थोड़ी ऐतिहासिकता और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि 1912 में, कब, 1912 में 1912 में क्या हुआ, 1912 में ये हुआ कि जो भारतीय राज्य वायु सेवा, जो क्या भारतीय राज्य वायु सेवा थी, इस भारतीय राज्य वायु सेवा ने यूनाइटेड किंगडम के इंपीरियल वायु सेवा से मिलकर भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान की क्या की, शुरुआत की। तो यहाँ भारत की 1912 में क्या हुई, पहली मतलब अंतरराष्ट्रीय उड़ान क्या हुई, शुरू हुई। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय उड़ान भारत की पहली कब शुरू हुई, 1912 में। और किस किस ने मिलकर की थी, तो भारतीय राज्य वायु सेवा और यूनाइटेड किंगडम की इंपीरियल वायु सेवा, दोनों ने मिलकर क्या किया, पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी। कब, 1912 में। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें तो 1932 में, कब, 1932 में एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, जहांगीर रतन जी टाटा। जहांगीर रतन जी टाटा पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वायु सेवा कंपनी क्या की थी, शुरू की थी। कब, 1932 में। तो 1932 में JRD टाटा, इनको शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है, JRD टाटा। तो JRD टाटा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वायु सेवा क्या की थी, शुरू की थी। और तो भारत के पहली जो सेवा भारत, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भारतीय द्वारा पहली जो वायु सेवा शुरू की गई थी वो भारतीय कौन थे, जहांगीर रतन जी टाटा थे। कब शुरू की गई, किसी भारतीय द्वारा 1932 में। और किसी भी भारतीय के द्वारा जो वायु सेवा शुरू की गई वो एक प्रकार की दैनिक नहीं थी, कैसी थी, साप्ताहिक थी, यानी 7 दिन में ये सेवा मिलती थी। और ये कहां से कहां थी, तो हम कहेंगे कि ये कराची से मुंबई, कराची से मुंबई। तो कराची से मुंबई के लिए जमशेदजी टाटा के द्वारा ये व्यवस्था क्या की गई, शुरू की गई। और इस कंपनी का जो नाम था वो इन्हीं के नाम पर रखा गया, क्या, टाटा एयरलाइंस। क्या नाम रखा गया, टाटा एयरलाइंस। तो टाटा एयरलाइंस के नाम से, ये टाटा एयरलाइंस के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि टाटा एयरलाइंस भारत की किसी भारतीय द्वारा स्थापित पहली क्या थी, वायु सेवा प्रदाता कंपनी थी। कब स्थापित हुई थी, तो 1932 में। ठीक है, अब इसके बाद देखो जरा, इसके बाद फिर बात आती है 1934 की। 1934 की, तो देखो 1934 में क्या हुआ, 1934 में इंडियन नेशनल एविएशन कंपनी की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, तो इंडियन नेशनल एविएशन कंपनी की स्थापना कब की गई, 1934 में। तो 1934 में इंडियन नेशनल एविएशन कंपनी की स्थापना की गई। इसके बाद बात करें 1935 की, तो
तो 1935 में इसी कंपनी के द्वारा, कौन सी, टाटा एयरलाइंस के द्वारा, टाटा एयरलाइंस के द्वारा मुंबई से चेन्नई के लिए एक उड़ान सेवा क्या की गई, शुरू की गई। कब, 1935 में। फिर इसी के बाद 1937 में मुंबई से चेन्नई नहीं, मुंबई से तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम के लिए क्या की गई, उड़ान 1935 में टाटा एयरलाइंस के द्वारा प्रारंभ की गई। 1937 में क्या हुआ, 1937 में इसी टाटा एयरलाइंस के द्वारा दिल्ली से मुंबई के लिए क्या की गई, उड़ान सेवा शुरू की गई। कब, 1937 में, ठीक है। अभी देश तो आजाद करवाया नहीं है मैंने, ठीक है। तो 1937 की बात आई। अब बात करते हैं कितनी, 1937 के बाद फिर 1945 में दक्कन एयरवेज, कौन सी, दक्कन एयरवेज की क्या की गई, स्थापना की गई। किसकी, डेक्कन एयरवेज की 1945 में क्या की गई, स्थापना की गई। और ये जो डेक्कन एयरवेज थी, ये डेक्कन एयरवेज में टाटा एयरलाइंस तो था ही, प्लस हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद का कौन, निजाम। तो इन दोनों की ये क्या थी, संयुक्त उड़ान वायु सेवा प्रदाता कंपनी थी। किस किस की, टाटा एयरलाइंस और हैदराबाद के निजाम की। किस नाम से, डेक्कन एयरवेज, ठीक है। अब ये 1945 के बाद 1947 में, कब, 1947 बात आती है किसकी, 1947 की। तो देखो 47 से पहले करें बात 46 की। 1946 में क्या होता है, जो टाटा एयरलाइंस है, इस टाटा एयरलाइंस का नाम बदल दिया जाता है और इस टाटा एयरलाइंस का नाम 1946 में कर दिया जाता है क्या, एयर इंडिया। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, एयर इंडिया। कब, 1946 में। अब बात आती है 1947 की, देश हो गया आजाद। तो जब तक देश आजाद हुआ तब तक भारत क्या हो चुकी थी, वायु सेवा प्रदाता कंपनियां हो चुकी थी। कितनी, 1948 में। 1948 में ये जो एयर इंडिया का मतलब टाटा एयरलाइंस, तो जो एयर इंडिया है और भारत सरकार, इन दोनों ने मिलकर अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का क्या किया, उद्घाटन किया। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का क्या किया, उद्घाटन किया। तो देखो जरा, भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान कब भरली थी, 1912 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत कब हुई, 1948 में। भारत सरकार ने और 48 में एयर इंडिया यानी टाटा एयरलाइंस के बीच समझौता हुआ और इस समझौते के बाद भारत में पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत हुई। ये काय की थी, स्वतंत्र भारत की, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद बात आती है 1900, इसको मिटा दूं। इसके बाद देखो बात आती है 1900 कितने की, 53 की। 1953 में क्या हुआ, जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी, सारी प्राइवेट कंपनीज को, इन सारी प्राइवेट कंपनीज को 1953 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण। जैसे हमने भारतीय रेलवे का पढ़ा है, 1950 में क्या कर दिया था, उसका राष्ट्रीयकरण। तो 1953 में एयर क्या नाम से, एयर निगम एक अधिनियम पारित किया गया। 1953 में कौन सा, एयर निगम अधिनियम या वायु निगम अधिनियम। उस वायु निगम अधिनियम के चलते भारत में जितनी भी कंपनियां थी, उन सारी कंपनियों का 1953 में क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया या फिर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण करने के बाद 1953 से दो क्या निगमों की स्थापना कर दी, ठीक है। एक तो वो निगम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ान सेवाएं देना थी और एक वो जिसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या देना थी, उड़ान सेवाएं देना थी। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देती थी उसको कहा जाता था क्या, एयर इंडिया इंटरनेशनल। क्या कहा जाता था, एयर इंडिया इंटरनेशनल।
तो एक तो थी एयर इंडिया इंटरनेशनल और एक थी क्या, इंडियन एयरलाइंस। कब की बात है, 1953 की। 1953 में क्या किया गया, तो मैंने बताया कि 1953 में ये कर दिया कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद दो निगम की स्थापना की गई, एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस। जो एयर इंडिया इंटरनेशनल थी ये अंतरराष्ट्रीय सेवाएं देती थी और जो इंडियन एयरलाइंस थी ये राष्ट्रीय सेवाएं देती थी। राष्ट्रीय सेवाओं का मतलब भारत के आंतरिक राज्य प्लस भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो जो उनको करीबी क्या नाम से देश थे तो वहां सेवाएं देती थी इंडियन एयरलाइंस। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देती थी कौन, एयर इंडिया इंटरनेशनल। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद 1900 बात आती है कब की, इसके बाद बात आती है 1900, सीधे अपन चलते हैं 1981। ठीक है, 1981 में एक वायुदूत नाम से, कैसे, वायुदूत नाम से क्या की गई, एक वायु सेवा कंपनी की स्थापना की गई। ये भी क्या थी, वायुदूत एक वायु सेवा कंपनी थी। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था आंतरिक भागों में वायु सेवाएं प्रदान कराना। भारत के आंतरिक भागों में वायु सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए वायुदूत नाम से एक वायु सेवा की क्या की गई, शुरुआत की गई। इसके बाद 1985 में, इसके बाद 1985 में हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन, क्या, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन की क्या की गई, स्थापना की गई। कब, 1985 में। 1987 में इसका नाम बदल दिया, इसका नाम कर दिया पवन हंस हेलीकॉप्टर। क्या कर दिया, पवन हंस हेलीकॉप्टर। तो 1985 में जो हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन था उसी हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन का नाम बदलकर 1987 में पवन हंस हेलीकॉप्टर कर दिया। ठीक, अब इनका उद्देश्य क्या था, तो देखो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है इसका मूल उद्देश्य था जो खनिज का, जो प्राकृतिक गैसों का, नेचुरल रिसोर्सेज का जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन कंपनीज को सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक संसाधनों को सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन की पवन हंस हेलीकॉप्टर की क्या की गई, स्थापना की गई। और अभी ये वर्तमान में भारत के दुर्गम क्षेत्रों की भी क्या कराती है, वायु सेवा उपलब्ध कराई जाती है। किसके द्वारा, पवन हंस हेलीकॉप्टर के द्वारा। अब इसके बाद देखो बात आती है कब की, 1990 पर। 1990 में घटना घटती है, कब, 1990 में। अब देखो 1990 में क्या होता है, 1990 में जो इंडियन एयरलाइंस है, 1990 में जो इंडियन एयरलाइंस है, इस इंडियन एयरलाइंस का विमान हो जाता है। इंडियन एयरलाइंस जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जहाज, जिसमें कई यात्री मारे जाते हैं, तो इंडियन एयरलाइंस से जहाज वापस ले लिए जाते हैं, हवाई जहाज। ठीक, अब क्या किया जाता है, अब ये कंपनी चली गई घाटे में। अब देखो ये कैसी थी, राष्ट्रीयकृत कंपनी थी, अब ये घाटे में जाएगी। तो अब ये चाहा कि अब जो लगातार घाटे में जा रही है तो फिर एक कोशिश सरकार की तरफ से की गई, यहाँ से मर्जन होना शुरू होगा। अब क्या होगा, अब कई कंपनियों का विलय किया जाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 1993 में, कब, 1993 में, 1993 में ये किया गया कि जो वायुदूत था 81 में स्थापित हुआ था, इस वायुदूत को और किसको, इंडियन एयरलाइंस, दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया। इसीलिए मर्ज कर दिया। अब देखो वायुदूत भी राष्ट्रीयकृत कंपनी थी सरकार की, तो वायुदूत को भी वो फायदा नहीं मिल रहा था और इंडियन एयरलाइंस घाटे में जाई गई थी। तो चाहा तो भाई दोनों को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हो सकता है कुछ फायदा मिल जाए, लेकिन फायदा तो नहीं मिला। ठीक है, तो अब ये देखा गया कि एक काम करते हैं, निजी क्षेत्रों को भी इसमें क्या देते हैं, प्रवेश देते हैं। तो 1994 में ओपन स्काई पॉलिसी चलाई गई। इसके तहत क्या किया गया, निजी क्षेत्र की जो विमान कंपनियां थी, उन निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों को इसमें क्या कर दिए गए, द्वार खोल दिए कि वो आए और अपना क्या करें, इसमें भागीदारी
दे, तो प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुल गए। और अब इसके बाद ये होता है कि एक घाटा फिर से लगता है 2001 में। कब? 2001 में। तो 2001 में इंडियन एयरलाइंस को फिर से घाटा लगता है। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस को फिर से घाटा लगता है कब? 2001 में। तो जब ये घाटा लगता है इंडियन एयरलाइंस को कब? 2001 में। तो फिर ये कोशिश की जाती है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ जाएगी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक कमेटी गठित करेगी। कौन सी? नरेश चंद्रा कमेटी। कौन सी? नरेश। देखो पहला घाटा कब लग रहा है? 2001 में। लेकिन अभी घाटा लगा है, अभी मर्जर का काम शुरू हुआ है, अब निजीकरण का काम शुरू होगा। जो अभी मोदी जी का निजीकरण का विरोध चल रहा है, तो अभी उन्होंने 100% इसकी हिस्सेदारी बेचने की बात की है। तो अभी अपन समझते हैं क्योंकि ये वजह क्या है। जड़ें यहां से लग गई 1990 से। अब ये कितना सही है कितना झूठा है ये वो सरकार जाने, पर आंकड़े जो कह रहे हैं मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ कि 1990 में पहली बार, उसके बाद इंडियन एयरलाइंस से वापस ले लिए जहाज। इंडियन एयरलाइंस घाटे में चली गई। 93 में वायुदूत और इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया। लेकिन 2001 में एक लंबा झटका इंडियन एयरलाइंस को लगा। इसके बाद आई क्या? मनमोहन सरकार, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक कमेटी गठित की और उस कमेटी का नाम था क्या? नरेश चंद्रा कमेटी। क्या नाम था? नरेश चंद्रा कमेटी। तो देखो नरेश चंद्रा जो कमेटी थी, इस नरेश चंद्रा कमेटी ने 2003 में अपनी क्या सिफारिशें दी? किसको? सरकार को। ठीक है, नरेश चंद्रा कमेटी ने अपनी सिफारिशें 2003 में किसको दे दी? सरकार को दे दी। और नरेश चंद्रा कमेटी ने यह सिफारिश की कि अगर इंडियन एयरलाइंस को घाटे से उबारना है तो इसका निजीकरण कर देना चाहिए और इसको निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ये काम कर पाते, तब तक सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है। मनमोहन सिंह जी भी इसके प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के विरोध करने के कारण ये कंपनी का निजीकरण नहीं हो पाता। फिर क्या होता है देखो, तो मनमोहन सिंह की बात अपन ने की कि मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है, तब भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, निजीकरण नहीं हुआ। लेकिन 2003 में एक काम जरूर हुआ, सरकार ने एक कोशिश की कि क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए। किसको? एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस को। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। किस किस को? इंडियन एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस को। किस लिए मर्ज किया? कि भैया घाटा उभर जाए, निजीकरण तो हो नहीं पा रहा, घाटा उभर जाए, तो घाटे से उबारने के लिए इन दोनों का क्या कर दिया? नाम रख दिया नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाम क्या कर दिया? नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेशनल नाम कर दिया। ठीक है, लेकिन निजीकरण की वार्तालाप अब धीरे 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 बढ़ती जा रही थी। मनमोहन सिंह सरकार ने भी कोशिश की कि एयर इंडिया का क्या कर दिया जाए? नामकरण, सॉरी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी के विरोध के चलते ये काम नहीं हो पाया। अब 2010 में एक काम और किया गया कि 2010 में इसका नाम, नेशनल का नाम बदलकर, कब? 2010 में क्या कर दिया? एयर इंडिया। क्या कर दिया? एयर इंडिया। अब देखो ये वापस वही नाम आ गया है जो किसका था? टाटा एयरलाइंस का। तो 2010 में एयर इंडिया क्या दे दिया? नाम दे दिया। लेकिन नाम बदलने से, मर्ज कर देने से घाटा तो पूर्ति होगा नहीं। घाटा तो पूरा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मर्ज कर दिया, नाम बदल दिया तो ये हो जाएगा कि साहब घाटा बढ़ जाएगा। घाटा तो बढ़ता ही गया। अब नुकसान में जा रही है एयर इंडिया। इसीलिए 2017 में, कब? 2017 में। 2017 में किसकी गवर्नमेंट थी? हाँ शाबाश, तो तुम्हें सब पता है। तो 2017 में क्या होता है? 2017 में मोदी जी 76% हिस्सेदारी बेचने की बात करते हैं, काहे की? एयर इंडिया की। लेकिन कोई भी खरीदार नहीं मिलता। 2020 में 100% हिस्सेदारी बेचने की बात की गई कि एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। और यही बात है जो अभी तूल पकड़ रही है कि निजीकरण क्यों किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि निजीकरण से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्योंकि इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है।
बस केवल इतना है कि एयर इंडिया अभी आजकल इसलिए चर्चे में है क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुम्हें केवल 23,000 कुछ करोड़ रुपए चुकाना होंगे, बाकी सारे पैसे कौन चुकाएगी? गवर्नमेंट चुकाएगी। यानी अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा है किसके पास? एयर इंडिया के पास। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसके 100% शेयर खरीदती है तो उसे केवल 23,000 कुछ करोड़ रुपए देना पड़ेंगे, बाकी पूरा पैसा गवर्नमेंट चुका देगी और पूरी एयर इंडिया का क्या हो जाएगा? निजीकरण हो जाएगा और प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से चलाएं। और गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि घाटे की पूर्ति की जा सके। तो ये बात है कब की? 2020 की। तो 2020 में 100%, 17 में क्या? 76%। ये बात है निजीकरण की, काय को लेकर? एयर इंडिया को लेकर। ठीक है। अब देखो इस बीच में एक सन और आता है 2008। कौन सा? 2008। तो देखो 2008 में क्या होता है? 2008 में जो डेक्कन एयरवेज है, इस डेक्कन एयरवेज का अधिग्रहण कर लिया जाता है विजय माल्या द्वारा। किसके द्वारा? विजय माल्या के द्वारा। और इसका नाम रख दिया जाता है किंगफिशर रेड एयरलाइंस। ठीक है। तो जो किंगफिशर है विजय माल्या की, वो वही डेक्कन एयरवेज है जो टाटा एयरलाइंस और हैदराबाद के निजाम दोनों की जो कंपनी स्थापित हुई थी 1945 में, इसी कंपनी का अधिग्रहण 2008 में किसने कर लिया? विजय माल्या ने कर लिया। अब विजय माल्या का खूब चर्चाओं में रहा है, तो आपको पता है कि 2008 में इसका अधिग्रहण, ये निजी क्षेत्र की कंपनी हो गई और किसने? विजय माल्या ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है। अभी अगर बात करें कि अनुबंधन भारत का कितने देशों के साथ है, तो भारत का अनुबंधन वर्तमान में 103 देशों के साथ भारत का वायु सेवा संबंधी क्या है? अनुबंधन है। कितने देशों के साथ? 103 देशों के साथ। ठीक है। तो ये तो हो गई काय की बात, ऐतिहासिकता की बात। इसको एक बार और रिकॉल किए लेते हैं हम। तो देखो हमने ये देखा कि कब से लेके किस तरीके से हमारे भारत में वायु सेवा की शुरुआत हुई है। ठीक है। तो 11 में शुरू हुई और 11 से लेके मैंने आपको 20 तक की निजीकरण की थोड़ी सी चर्चा आपने की। निजीकरण के पीछे का मुद्दा क्या है? पूछा जाए कि भाई नरेश चंद्रा कमेटी का उद्देश्य क्या था, किससे संबंधित थी? तो जो उन्नयन विभाग से क्या थी ये ये कमेटी संबंधित थी? कौन सी? नरेश चंद्रा समिति। और ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली। अब हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि मध्य प्रदेश को भी साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की केवल 2 बातें याद हम रखना चाहेंगे, केवल 2 बातें करेंगे केवल कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो सेवा शुरू की गई थी वायु सेवा, वो वायु सेवा शुरू की गई थी कब? 1948 में। ठीक है। और जो जिन 2 शहरों के बीच की गई थी वो कौन कौन से थे? इंदौर से भोपाल, ग्वालियर। इंदौर से ग्वालियर। बच्चे 2 बातें अभी अपन यहाँ देख रहे हैं। ठीक, कि मध्य प्रदेश में 48 में शुरू की गई, इंदौर से ग्वालियर पहली क्या थी? वायु सेवा थी। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में अभी केवल इतना समझ आ गया क्या? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसको मिटा दूं मैं। अब दूसरी बात हम करते हैं किसकी? वायु जो रेलवे, जो हमारे क्या जो एयरपोर्ट्स हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखो मिटा दूं मैं इसे अब। ठीक है। पूरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हमें याद नहीं करना है। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि मैप के माध्यम से हम इनको एक बार तो देखो जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उनकी चर्चा करेंगे। ठीक। तो देखो एक हवाई, यहाँ पर क्या है? लद्दाख नहीं है? लद्दाख है ना? तो देखो यहाँ पर है एक हवाई अड्डा, जो यहाँ पहले राज्यों के नाम लिख लेते हैं। लद्दाख, गुजरात में लिखेंगे अहमदाबाद। ठीक है। और लद्दाख में जो जिला है वो है क्या? लेह, जहां हमें करना है। ठीक है। एक है कोलकाता, पश्चिम बंगाल का
कोलकाता। एक है आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। एक है क्या, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। एक है इंदौर, एक है मुंबई। ठीक है। एक है लखनऊ। ठीक है। अब देखो कौन कौन से हवाई अड्डे। दिल्ली। ठीक है। तो देखो दिल्ली में है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। यहाँ पर है कुशोक वाला रिम्पोचे। कुशोक वाला रिम्पोचे कहाँ पर है, लद्दाख के लेह में। अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है। मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहीं पर मुंबई के नागपुर में। मुंबई के नागपुर में है क्या, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में हो रहे, वाराणसी। ठीक है। तो देखो वाराणसी में है क्या, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक है बादल, एक क्या नाम से, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। एक इंदौर का रह गया, इंदौर का है देवी अहिल्याबाई। फिर भोपाल भी कर लो इसी में, भुज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भोपाल में कौन सा है, भुज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। एक उड़ीसा गुवाहाटी में, असम में है एक, हाँ, लोकप्रिय गोपीनाथ असम में। असम में कहाँ पर, गुवाहाटी। यहाँ पर कौन सा है, लोकप्रिय गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अच्छा, एक कोच्चि और है, इम्पोर्टेंट है कोच्चि। कोच्चि में कोच्चि के नाम से है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अब देखो इसमें कुछ विशेष बातें हैं, इसलिए मैंने ये हवाई अड्डे लिखे हैं। ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, और भारत का ये सबसे व्यस्ततम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पहली बात। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे व्यस्ततम क्या है, हवाई अड्डा है,
लेकिन भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। छत्रपति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये कहाँ है? अहमदाबाद में। तो देखो छत्रपति शिवाजी की बात आ रही है, छत्रपति शिवाजी सबसे बड़ा भी है और भारत का दूसरा सबसे व्यस्ततम भी है। इंदिरा गांधी भारत का सबसे व्यस्ततम है। राजीव गांधी क्या है? राजीव गांधी की विशेषता कि राजीव गांधी भारत का पहला ग्रीनफील्ड वाला एयरपोर्ट है। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है कौन सा? राजीव गांधी। ग्रीनफील्ड का मतलब ऐसा एयरपोर्ट जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की जहां पर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोच्चि भारत का पहला राजीव गांधी भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। कोच्चि की अगर बात करें तो कोच्चि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित क्या है? एयरपोर्ट है। दूसरी बात, भारत का पहला निजी क्या है? एयरपोर्ट है। कौन सा? कोच्चि। कहाँ है? केरल में। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और छत्रपति शिवाजी, ये तीन विश्व के 5 जो अच्छे एयरपोर्ट्स हैं, उनमें ये टॉप 5 में इन तीन का नाम आता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, छत्रपति शिवाजी किसका? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का। ठीक है। इंदिरा गांधी आधुनिकतम सुविधाओं से भी क्या है? युक्त है इंदिरा गांधी, और इसको टॉपेस्ट क्या नाम से कहा जाता है? भारत का क्या? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब एक जो पवन हंस हेलीकॉप्टर के बारे में मैंने एक चीज, चलो पवन हंस की चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। तो ये हवाई अड्डों को लेकर प्रश्न कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, कौन सा हवाई अड्डा व्यस्ततम है, कौन सा कहाँ है। सबसे देखो ये इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कोशोक बलाब रिम्पोचे कहाँ पर है? लद्दाख के लेह में है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी? भारत की। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखो मध्य प्रदेश में ये तो 2 हवाई अड्डे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो देवी अहिल्याबाई इंदौर वाला। भारत का व्यस्ततम इंदिरा गांधी है, लेकिन मध्य प्रदेश का पहला व्यस्ततम हवाई अड्डा भी कौन है? इंदौर का। तो इंदौर मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदौर मध्य प्रदेश का पहला व्यस्ततम हवाई अड्डा है। दूसरा मध्य प्रदेश का जो हवाई अड्डा है वो है भोपाल, और ये भी दूसरा व्यस्ततम मध्य प्रदेश का क्या है? हवाई अड्डा है। एक हवाई अड्डा है खजुराहो, जिसको अंतरराष्ट्रीय खजुराहो, ये अभी वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सेवाओं से क्या है? जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सेवाओं से क्या है? जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का खजुराहो। तो एक ऐसा राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अंतरराष्ट्रीय सेवाओं से जुड़ा है। 2 ऐसे हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर के महाराजपुरा में एकमात्र क्या है? सैनिक हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश के एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा महाराजपुरा ग्वालियर में है। ठीक है। और ये बात आपको वायु सेवा के संबंध में मध्य प्रदेश में केवल इतना ही आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब कुछ संस्थान हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई। आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1995 है ना। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी कहाँ है, तो इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी है उत्तर प्रदेश की फुर्सतगंज में। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो भारतीय विमानपत्तन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में।
कहाँ है? इलाहाबाद में। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। और महाराष्ट्र के गोंदिया में क्या है? क्या? फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? महाराष्ट्र के गोंदिया में, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये है आपका क्या पूरा वायु